नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्यन की जमानत पर कल तक के लिए फिर टली सुनवाई। वकील की दलील, आर्यन के पास नहीं मिला ड्रग्स, उनकी गिरफ्तारी गलत। वानखेड़े ने नवाब मलिक के झूठ से उठाया पर्दा, जारी किया अपना कास्ट सर्टिफिकेट। पत्नी क्रांति ने वानखेड़े को निशाना बनाने की कही बात। अयोध्या दौरे पर पहुंचे केजरीवाल, हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले, यूपी में बनी आपकी सरकार तो मुफ्त में कराएंगे अयोध्या की यात्रा। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी आएंगी ममता बनर्जी। बोली, टीएमसी ही दे सकती है बीजेपी को चुनौती। चीन में कोरोना से फिर बेकाबू हुए हालात, कई शहरों में लगाया गया लॉकडाउन। घरों में कैद हुए 40 लाख लोग। सबसे पहले बात करेंगे आर्यन को लगे बड़े झटके पर। एक बार फिर आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल सुबह फिर से जमानत पर बहस होगी और हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। वहीं आर्यन के वकील ने अपनी दलील में एक बार फिर ये बात दोहराई कि आर्यन का अरबाज के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं है। मुकुल रोहतगी ने आज कहा कि उसके पास क्या मिला, इसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन युवा है, उन्हें सुधार गृह भेजा जा सकता था। आर्यन की गिरफ्तारी को उनके वकील ने गलत ठहराया है। डॉक्टर साहब, आर्यन की जमानत एक बार फिर से टाल दी गई है, आखिर क्यों ये बार बार टाली जा रही है? देखिए, हाईकोर्ट में जज साहब फिर से सुन रहे हैं वही सारी दलीलें। कैपिटल टीवी में लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि आर्यन के पक्ष में सिर्फ 3 दलील है जो अलग अलग कोर्ट्स में वो खारिज कर दी गई हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम इनके पास से कुछ निकला नहीं। अच्छा, निकला नहीं तो साथ में तो गए थे, एक ही कार में शाहरुख खान की कार, शाहरुख खान का ड्राइवर, दोनों दोस्त बैठ करके जा रहे हैं। व्हाट्सएप में चल रहा है कि चलो मौज करेंगे। तो ये किसके लिए जा रहा था? आप बांटने के लिए तो नहीं जा रहे थे। अगर ये कहते कि भाई वो बांटने के लिए जा रहा था तब तो बड़ी दिक्कत है। आर्यन के पास नहीं ड्रग्स मिला, ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, क्योंकि चैट्स तो निकल आए कि किस तरीके से ये लोग आपस में ड्रग्स को लेकर के बातचीत किया करते थे, उसका सेवन किया करते थे। तो ये कहना कि नहीं मिला है इसलिए जमानत दे दी जाए, ये शायद मुझे लगता है कि हाईकोर्ट में जो है वो दलील चल रही है। पहले भी नहीं मना कर दिया गया और फिर वैसा ही होगा तब उससे और कोई दूसरी बात। ये दलील कि भाई किसी दूसरे के पास मिला, उसे आप मुझे क्यों जोड़ रहे हैं? भाई मित्र मंडली तो आपकी ही है, ये सब एक दूसरे को आप लोग जानते हैं। क्रूज पे आप लोग एक साथ गए थे। और तीसरी दलील जो लगातार इस बात को कि भाई युवा है, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता है, एक मौका दे देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया, 20 दिन से ज़्यादा वो जेल के अंदर रह चुका, अब उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। ये बात पहले भी कही जा चुकी है, लेकिन एनसीबी बार बार इस बात को कह रही है कि ये जो पूरा मंडली है, ये ड्रग माफियाओं के साथ इनका कनेक्शन है। इन लोगों के रिश्ते, इन लोगों की बातचीत, ये लोग खरीद बिक्री करते थे, पार्टीज में इसका सेवन करते थे और दूसरे को देते भी थे। ये एनसीबी की तरफ से और उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, नए खुलासे हो रहे हैं, अब नया चैट आ गया है सामने। तो ऐसे में वही पुरानी चीज़ें आर्यन खान के वकील रख रहे हैं। बस कभी सतीश मान से दे रहते हैं, कभी अमित देसाई रहते हैं, और आज एक और नए बड़े रोहतगी साहब को डिप्यूट किया गया है। तो खैर ये कोर्ट का फैसला होगा, कल देखिए क्या होता है या नहीं होता है। लेकिन मेरी गट फीलिंग तो यही है कि बेल अभी मिलना बड़ा मुश्किल है। जी डॉक्टर साहब, अब बात नवाब मलिक और वानखेड़े के बीच चल रही जंग पर। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक वानखेड़े पर नए नए आरोप लगा रहे हैं। कभी उनकी जाति पर सवाल उठाते हैं तो कभी उन पर बॉलीवुड स्टार्स से रिश्वत देने का भी आरोप लगाते हैं, तो कभी आर्यन को फंसाने की बात कहते हैं। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट में आर्यन के वकील ने हलफनामा दिया है, जिसमें साफ लिखा है कि केस में चल रहे विवाद और नवाब मलिक से आर्यन का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही हलफनामे में कहा गया है कि आर्यन की एनसीबी से कोई डील नहीं हुई है। ये
सब सियासी मामला है, वहीं दूसरी तरफ वानखेड़े ने अपना जाति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है और नवाब मलिक से सभी आरोपों को झूठा बताया है। वानखेड़े की पत्नी ने समीर वानखेड़े को निशाना बनाने की बात कही है। डॉक्टर साहब, आर्यन तो साफ साफ किसी भी डील ना होने से इनकार कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं वानखेड़े साहब, तो क्या नवाब मलिक झूठे पड़ते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं कौन तो खामखा कुछ नहीं, आपकी कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है और लगे पड़े हैं गदा भांजने। वो एक कहावत है जो मलिक साहब के ऊपर बिल्कुल ही फिट बैठ रही है कि वो न घर के रहे न घाट के रहे। वो थ्योरी दे रहे हैं कि शाहरुख खान को फंसाया जा रहा है, जाल बिछाया जा रहा था, मुसलमान होने की वजह से उनको बाकायदा टारगेट किया जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो डीलिंग हो रही थी, 25 करोड़ की डीलिंग हुई, 18 में बातचीत हुई, फिर 8 करोड़ पे समीर वानखेड़े को जाना था। ये तमाम चीज़ें आज आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि ये आदमी जो बोल रहा है वो हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें एनसीबी से कोई शिकायत नहीं है जी। समीर वानखेड़े से हमें कोई शिकायत नहीं है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें, हमारा जो लीगल राइट्स है हम उसके हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई डीलिंग नहीं हुई। मतलब ये माने मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, हद हो गया। माने जिसका केस है, जिसकी गर्दन फंसी हुई है, जो जेल के अंदर में है, वो कह रहा है कि समीर वानखेड़े से कोई डील नहीं हुई। थर्ड पर्सन कह रहा है कि हमारे पास पूरा सबूत है कि डील हुई है। भाई, जिसके साथ डील हुई, जिसने डील किया, वो दोनों ही मुकर रहे हैं, कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं और आप सियासत कर रहे हैं। और ये जो तमाचा लगा है नवाब मलिक के चेहरे के ऊपर उस एफिडेविट के रूप में कि भाई ये एक सियासी मामला है, इसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, यही बात तो सब लोग कह रहे थे जी। आप बीच में कूद पड़े तो ये बात तो सही है कि भाई दर्द कहां हो रहा है। आपके दामाद को पकड़ा गया, उसकी जिद, उसकी चिढ़ आप शाहरुख खान के बेटे के केस से लेकर के उतार रहे हैं और किसी की जाति प्रमाण पत्र ढूंढवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और यही लोग थे, कागज नहीं दिखाएंगे, हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, अभी कागज मांग रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति और वहां के नेताओं की साख इस गर्त में चली गई है कि लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं और ये नवाब मलिक आज हंसी का पात्र बन गया है। और इनके साथ देने वाले बाकी नेता भी अभी उनको सीख आ जानी चाहिए कि बिल्कुल इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर आपको नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी किसी भी मंत्री को जब मामला सब जुडिस हो, जब कोई एजेंसी उस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, तो वैसे भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब इतने बड़े आदमी को पॉलिटिकल ट्रेनिंग, कानून का ज्ञान कौन दे, ये तो सर्व ज्ञाता है जी। डॉक्टर साहब, अगली खबर केजरीवाल के नए ड्रामे पर। यूपी चुनाव से पहले केजरीवाल ने भी राम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, इसके बाद राम जन्मभूमि में भगवान राम का आशीर्वाद लिया और इसके बाद यहां भी केजरीवाल ने वादों की झड़ी लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि अगर यूपी में आम आदमी की सरकार बनती है तो हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या में राम जी के दर्शन कराने के लिए सबकी मुफ्त में व्यवस्था करेंगे, जैसी हमने दिल्ली में की है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल जहां जाते हैं फ्री के वादे कर देते हैं, क्या इस बार लोगों को अयोध्या की फ्री यात्रा करना नसीब हो पाएगा? देखिए, यूपी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ये सब नॉन प्लेयर हैं, कोई माने मतलब नहीं है जी। वो कितना भी फ्री कर लें, यूपी में कुछ नहीं चलने वाला। अब वो गया क्यों वहां? देखिए, फ्रॉडगिरी का एक नमूना देखिए। 1 महीना पहले इसका जो यूपी का इंचार्ज था वो बोल रहा था कि राम मंदिर जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है ना जी। अब भ्रष्टाचार के अड्डा पे तुम क्यों गए भाई? तुम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले आदमी थे। तुम्हारी राजनीति के मुताबिक तुमको तो वहां पे अयोध्या में जाकर के भूख हड़ताल करना चाहिए था, वहां पे अनशन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए कि भाई भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। तो दोनों बात आपकी, मैंने चित भी मेरी, पट भी मेरी। अब मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल 5 सेंटेंस बोलता है, 3 झूठ होती है उसमें।
प्लेन। अब इसने कह दिया आज कि भाई हम स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे मंदिर को। अच्छा, तुम तुर्रम खां आ गए। राम मंदिर वैसे ही स्पेशल है दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं के लिए, आप क्या स्पेशल स्टेटस दिलवाओगे उसको? आपको कुछ बोलना है, कुछ बकवास करनी है तो आप बकवास कर देंगे। राम मंदिर को, माने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली पे बन रही कोई मर रहा मंदिर के ऊपर ये दिल्ली का मेयर ये कहेगा कि हम उसको स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे। ऑलरेडी स्पेशल है। अब वहाँ पे वो गए, सब जगह पूजा अर्चना वगैरह किया, सब कुछ किया। लेकिन समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि ये केजरीवाल अचानक से इसको ये बात समझ में आ गया है कि आप हिंदुओं को बेवकूफ़ बना सकते हो। आप गंगा में डुबकी ले लो, राम मंदिर चले जाओ, फ्री का हम दर्शन करवा देंगे। भाई फ्री का ही दर्शन करवाना है? दिल्ली के लोगों को वैष्णो देवी दर्शन कराओ पहले, मंदिर बनेगा बाद में। वैष्णो देवी तो सब दिल्ली वाले जाते हैं, उनको आप यात्रा करवाइए फ्री में। फ्री में ही बांटना है तो तुम्हारे पॉकेट से थोड़ा जाता है। फ्री क्या होता है? फ्री तो दिल्ली की जनता का ही पैसा है। वो रोड बनाना नहीं है, ब्रिज बनाना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ करना नहीं है, नए हॉस्पिटल्स खोलना नहीं है, नए स्कूल्स खोलना नहीं है, तो फ्री में आप यात्रा करवाओ। लेकिन ये भी बताते जाओ कि ये तो अभी मुँह जुबानी सब कुछ कर रहे हो। ये जो मदरसों में मौलवी मौलानाओं को तुम जो पैसे दे रहे हो उसके लिए तुमने पूछा, तुमने ऐलान किया, वो काम चुपके से कर दोगे। जो काम नहीं करना होगा उसके लिए ढिंढोरा पीटोगे। तो ये केजरीवाल की आदत है। वैसे मुझे तो लगा कि भाई टेलीविज़न वाले नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूँ और मैं बार बार कहता रहूँगा। भाई अयोध्या तो महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी गए थे, उद्धव ठाकरे जी गए थे ना भाई वहाँ। इस तरह से तो टीवी में उसको लाइव प्रसारित नहीं किया गया। यह अदना सा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जिसकी हैसियत एक मेयर जैसी है, वो जाता है तो टेलीविज़न पे तो बिल्कुल लाइव चल रहा है। क्यों चल रहा है? तो ये तैयारी पहले से थी। डेंगू से लोग मर रहे हैं, कोई टेलीविज़न चैनल वाला बता नहीं रहा। दिल्ली में डेंगू की वजह से मौतें हो रही हैं, किसी टेलीविज़न वाले के मुंह में ज़रा सा भी, इसको कह सकते हैं कि पत्रकारिता के प्रति ज़रा सा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। वो ऐड चल रहा है कि 10 मिनट, 10 बजे 10 मिनट और डेंगू को भगाओ, है ना। तो टेलीविज़न वाले के मुंह में पैसा डाल दो, टेलीविज़न चैनल वाले जो है प्रॉपर तरीके से आपका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे। तो यही काम चल रहा है, प्रचार उधर टीवी में चल रहा है, इनके लाइव हो रहा है और यही सब करते करते, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड दिल्ली में इस केजरीवाल की दाल नहीं गलने वाली। जी डॉक्टर साहब, अब बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा के बलबूते पर चुनाव क्या जीत गईं, अब यूपी में भी जीत के सपने देख रही हैं। ममता बनर्जी छठ पूजा के बाद पीएम मोदी को टक्कर देने की तैयारी करेंगी और उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगी। यूपी के 2 बड़े कांग्रेसी नेता के टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने वाराणसी दौरे का ऐलान किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। दोनों नेताओं का शामिल होना इस बात की गवाही देता है कि हम अब राष्ट्रीय पार्टी हैं जो बीजेपी को असली चुनौती दे सकती है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है? ये गलतफहमी कैसे है कि वो मोदी और योगी को टक्कर देने लायक हैं? देखिए, ये उनका अधिकार है कि वो कुछ भी सपना लें, इसको तो रोका नहीं जा सकता। अब ममता बनर्जी यूपी में वोट मांगने आ रही हैं, तो यूपी की जनता पूछेगी कि जब यूपी के लोग बंगाल में वोट मांग रहे थे तो यही ममता बनर्जी कह रही थी कि ये आउटसाइडर है, ये यूपी के गुंडे यहाँ पे आए हैं। तो ये गुंडागर्दी करने वाले उत्तर प्रदेश के लोग, जिनको पूरा ब्लैंकेट कि यूपी बिहार के लोग गुंडे होते हैं, यही ममता बनर्जी कह रही थी, है ना। तो गुंडों के बीच आ रही हैं वो, तो उनके तेवर देखिए। एक तो आज नीम आया, कुछ दिन के बाद ये करेला, केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी आएंगी। लेकिन जो खबर हमारे पास है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ताकि मुस्लिम वोट प्रॉपर जो है, जिस तरह से बंगाल में पूरा मुस्लिम समुदाय जो है टीएमसी को जाकर के इन ब्लॉक वोट करता है,
उसको सुदृढ़ करने के लिए समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ आएगी। एक जो कोई भी समाजवादी पार्टी के लीडर अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो उनको समझ में आ जाना चाहिए, ममता बनर्जी ने यूपी के अंदर जिस किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिस किसी शख्स के लिए वो प्रचार करेगी, जमानत भी नहीं बचेगा। हिंदुस्तान के लोग अब ये मूर्खता में नहीं जीते कि आप बंगाल में हिंदू महिलाओं के हजारों की संख्या में आपके पार्टी कार्यकर्ता और जिहादियों के साथ मिलकर उसका बलात्कार करें, लाखों हिंदुओं को आप मार के वहां से भगा दें, उत्तर प्रदेश के लोगों को आप गुंडा बताएं और यहां पे वोट मांगने आ जाएंगे आप। मजा आएगा ममता बनर्जी जब अखिलेश यादव के साथ कैंपेन करेंगी। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर चीन में नई मुसीबत पर। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने उत्तरी पश्चिमी शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है और शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। वहीं लोगों से कहा गया है कि वो घर से बाहर ना निकलें, उन्हें केवल इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति है। चीन के दूसरे कई हिस्सों में भी इसी तरह का नियम लागू किया गया है। डॉक्टर साहब, चीन में फिर से कोरोना बढ़ रहा है, क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है? देखिए, चिंता का विषय होना भी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल भारत के साथ कोई हवाई यात्रा शायद नहीं है और ये आगे आने वाले दिनों में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत तो चीन से ही हुई थी। ये कोरोना पूरी दुनिया को जिस तरह से डसा है, तो ये जो नाग, ये तो चीन में ही पला है, वहीं से ये सबकी शुरुआत हुई और अब खुद इस प्रॉब्लम से चीन जो है वो जूझ रहा है। डिवाइन जस्टिस कुछ चीज़ होती है, आप ज़्यादा आसमान में उड़ेंगे तो इसी तरह से दैवीय आपदा जो है आपको जो है विनाश करेगा। चीन के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो उसकी अपनी नीतियों, जिस हिसाब से इसने कोरोना महामारी के दौरान भी पैसे बनाने, महामारी से पैसा कैसे कमाया जाए, इसकी पूरी तैयारी चीन ने कर रखी थी और जिस हिसाब से इन लोगों ने कई देशों को बेवकूफ़ बनाया, लूटा, अब मुझे लग रहा है कि उनको समझ में आएगा कि भाई अगर वहाँ पे फैल जाता है, चीन के जिस इलाकों में ये कोरोना का कहर हो रहा है वो वहाँ पे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा घनत्व नहीं है आबादी की, इसलिए थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने में ये लोग जो है बाकायदा कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर यही ईस्ट कोस्ट के ऊपर चाइना के, अगर वो उधर ये फैल जाता है तो चाइना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।